हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस। लास्ट क्लासेस में हम आइगन के प्रिंसिपल के बेसिस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया था हमने। इंटरफेरेंस का मीन क्या होता है? यह इंटरफेरेंस का मीन होता है बच्चों वेव्स का मिलना। वेव्स का मिलना। वेव कैसे मिलती है, मिलने के बाद उनमें क्या होता है, कौन सी वेव्स मिलती हैं, वो सारा डिस्कशन हम किस में करने वाले हैं? इंटरफेरेंस में करने वाले हैं। मिलने से क्या होता है, किस तरीके से फिनोमिनाज आपको वहां रिप्रेजेंट होता है, वो सारा का सारा हम इंटरफेरेंस में पढ़ने वाले हैं। यानी वेव्स का मिलना इंटरफेरेंस कहलाता है। लेकिन वो वेव कौन से टाइप की होती है, कौन से सोर्सेस से अपने पास आती है, उनका फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, फेज कैसा होता है, वो सारा का सारा डिस्कशन हम इंटरफेरेंस में करेंगे। इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यहाँ पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी एक बार यहाँ देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सपोज बच्चों कि मेरे पास में ये एक वेव है, ये वेव मेरे पास है और इसका डिस्प्लेसमेंट में y1 मान लेता हूँ। y1 वेव मेरे पास है और ये y1 जो वेव है किसी मीडियम में आया है और इस p पार्टिकल के पास पहुंचा है। तो ये जैसे पार्टिकल के पास पहुंचता है, पार्टिकल के पास से जैसे वेव पहुंचता है, तो ये जो वेव होता है, वेव का जो चैप्टर है 11th क्लास में डिस्कशन कर रखा है हमने। तो ये जैसे ही वेव इस पार्टिकल के पास पहुंचता है, इस पार्टिकल को ये क्या करवाने लगता है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने लगता है। मतलब इस पार्टिकल को ऊपर नीचे इस तरीके से वेव की जैसे ही क्या करवाने लगता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने लगता है। तो ये वेव अपने पास आया है और ये वेव में मान लेता हूं कि y1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके आया। अब मान लो बच्चों कि यहां से एक दूसरी वेव आ रही है, यहां से एक दूसरी वेव अपने पास आ रही है, ये सेकंड वेव आपके पास है और ये जो सेकंड वेव है वो यहां पहुंची है। ठीक है, ये सेकंड वेव अपने पास आई। इसका डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं कितना है? y2 है, या ये आपका जो y2 वेव अपने पास है, ये हमने y2 दूसरी वेव माना है जो मान लो उधर से आ रहा है। और भी अभी बहुत सारे डायग्राम से हम इसको समझाने वाले हैं। अब इस वेव ने, फर्स्ट वाला जो वेव था, इसने ये कहा इसको कि आप कितने सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक आप ऊपर जाइए। क्योंकि जब भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हुआ तो बहुत सारी वेव्स मिलती हैं। अब बहुत सारी वेव मिलती है और बहुत सारी वेव कहाँ मिलेगी बच्चों? एक पार्टिकल पर मिलेगी, एक ही पार्टिकल पर मिलेगी। और वो एक ही पार्टिकल इन सब पे इफेक्ट में क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। लेकिन क्या वो पार्टिकल सभी वेव्स की बात मानता है? क्या सभी वेव्स के अकॉर्डिंग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है? बिल्कुल करता है। यानी मान लो यदि इस पार्टिकल पर टोटल 10 वेव्स आ रही है तो ये 10 वेव के अकॉर्डिंग क्या करता है? एसएचएम करता है। मतलब इस वेव से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वेव का इस वेव से नहीं पड़ता है, इस वेव का इस वेव से इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पार्टिकल के एसएचएम पर। अब लेकिन मान लो कि आपको नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। दोनों वेव यहाँ आया है और दोनों वेव पार्टिकल को एसएचएम करवा रहा है, तो इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसको यहां हम समझते हैं। सपोज कि इस फर्स्ट वाले वेव ने इसको कहा कि भाई तू 10 सेंटीमीटर ऊपर जा, सेकंड वाले ने भी ये कहा कि तू कितना जा? 10 सेंटीमीटर ऊपर जा। तो इसको तो दोनों की बात माननी है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं जस्ट ऊपर है, जस्ट वर्टिकल डाउन में, तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर, वो 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। यानी यहां हमने नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? y नेट कैसे? y1 प्लस y2। यानी वो अपनी मीन पोजीशन से वो दोनों की बात मानकर 10 इसकी भी बात मानेगा, 10 इसकी बात मानेगा और टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा? 20 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा। बातों को समझना, जब बातों को समझ में आने लग जाएगा तो सुपरपोजिशन का थ्योरी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना, समझना है क्या। दूसरी बात चलो हम करते हैं।
लेकिन सेकंड वाले ने ये कह दिया, क्या बोल दिया सेकंड वाले ने, सेकंड वाली वेव ने कहा भाई नहीं, तू 10 सेंटीमीटर डाउन में जाएगा, तू 10 सेंटीमीटर डाउन में जाना है तेरे को। तो ये इसकी भी बात मानेगा, इसकी भी बात मानेगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0। 0 क्यों हुआ, बिकॉज y1 माइनस y2 और दोनों सेम है। सब माइनस क्यों किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ये ऊपर के भेज रहा है, ये नीचे भेज रहा है। इसका मीन ये हुआ कि नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो एक को प्लस और एक को माइनस लेना पड़ेगा। यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ चुका है, नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो चुका है, यानी वो यहाँ इसकी मीन पोजिशन पर ही रहेगा। लेकिन मान लो कि उसने कहा तू 10 सेंटीमीटर ऊपर जा और सेकंड वाली वेव ने कहा कि तू 5 सेंटीमीटर डाउन में जा, तो यहां नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, y1 माइनस y2 कितना आया, 5 सेंटीमीटर आपके पास में। ये तो हमने 2 वेव्स के लिए बात की। यदि मान लो नंबर ऑफ वेव्स बहुत सारा वेव हो तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और कहां तक, yn तक। और हम ये देख पा रहे हैं कि हम यहाँ प्लस माइनस दोनों कर रहे हैं, इसका मीन अपने पास ही हुआ कि आप कौन सा सम कर रहे हैं, वहां पर आप सम कर रहे हैं वेक्टर सम। सभी वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उनका जब आप वेक्टर सम कर देंगे, जब हम उनका वेक्टर सम कर देंगे तब ये पार्टिकल जो SHM कर रहा है, इस पार्टिकल का क्या आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इंटरफेरेंस समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझे, क्योंकि सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस का मिलना, और सुपरपोजिशन में वेव्स क्या कर रही है, एक पार्टिकल पर सुपरपोज हो रही है, यानी मिल रही है। मिलने के बाद उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के क्या आता है, इक्वल आता है। और सेकंड बात हमने ये बताई कि इस वेव का इस वेव पर या इस वेव का इस वेव पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, पार्टिकल सभी की बात यहाँ पर मानता है। और चलो हम डायग्राम समझते हैं। हमारे जो बेसिक डायग्राम आएंगे, इसमें बेसिक जो ग्राफ आएंगे, हम उसमें किस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, चलो समझते हैं। सपोज करें कि बच्चों मेरे पास में 2 वेव्स है, ये फर्स्ट वेव, ठीक है, ये इसमें फर्स्ट वेव है, ठीक है, 2 डायग्राम बना रहे हैं, 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रहे हैं। और इस तरीके से मान लेते हैं कि ये यहाँ सेकंड वेव है, ठीक है, ये यहाँ सेकंड वेव आपके पास है। अब ये y1 है, ये y2 है, ये y1 है और ये y2 है, क्योंकि ग्राफ में तो इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम इनके नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां देखिए आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं बच्चों, यानी दोनों के दोनों सेम फेज में यहाँ ट्रेवल कर रहा है। दोनों सेम फेज में ट्रेवल कर रहा है तो y1 भी पार्टिकल क्या बोलेगा, ऊपर जा, y2 भी बोलेगा पार्टिकल को ऊपर जा, तो नेट क्या आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी y नेट आएगा अपने पास में y1 प्लस y2। तो नेट आपके पास इसका वैल्यू इनसे भी ज्यादा होगा, तो ये y1 प्लस y2, ये y1 ये y2, तो नेट वैल्यू इनका उससे भी ज्यादा, तो ज्यादा कर दिया y1 प्लस y2। लेकिन हम ये देख रहे हैं जस्ट अपोजिट है, एक पार्टिकल को बोल रहा ऊपर जा, एक पार्टिकल को बोल रहा नीचे जा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, यदि आप y1 को ग्रेटर देन माने y2 से, तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, यानी यह नेट डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। यदि नेट डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो यहाँ जो वैल्यू आएगा नेट का वो इनसे कम आएगा, तो ये नेट आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा जो कि क्या है, y इक्वल्स टू y1 माइनस y2 है। तो इस तरीके से हम ग्राफ में भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं बच्चों इंटरफेरेंस क्या होता है। अब हम इंटरफेरेंस को डिटेल से पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और थोड़ी बड़ी क्लासेस में टॉपिक होने वाले टॉपिक्स है, क्योंकि इनमें टाइम लगता है बच्चों, बड़े टॉपिक्स है, बीच बीच में हम इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो देखो मिलना क्या होता है, जैसे मान लो कि बच्चों मेरे पास में ये है 2 वेव है और ये वेव यहाँ x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके p पार्टिकल पर पहुंच रहा है।
इनिशियली उसका y1 जो डिस्प्लेसमेंट है, y1 जो है वो क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। लेकिन दूसरा जो वेव है वो वेव यहाँ थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ तक पहुंच रहा है, p तक पहुंच रहा है, और ये ज्यादा डिस्टेंस कितना है, x2 अपने पास है। पहले इंटरफेरेंस का मीन आप समझे, जो आप इंटरफेरेंस का मीन समझ जाएंगे कि इंटरफेरेंस हो क्या रहा है, उसका मैथमेटिकल यदि आप एनालिसिस सीख जाएंगे तो आपका इंटरफेरेंस का डेफिनेशन, उसका फिजिकल मीन बहुत अच्छे से अपने को एक्सप्लेन हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो ये x2 पहुंचा है, या आप ये कह सकते हैं कि दो सोर्स से दो वेव यहां पहुंची है P पॉइंट पर। एक सोर्स को S1 ले लीजिए, एक को आप मान ले S2 ले लीजिए, क्योंकि ये S1 और S2 भी कुछ स्पेशल सोर्सेस है। हम इन S1 और S2 को यहां बोलेंगे बच्चों कोहेरेंट सोर्सेस। अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इनको बड़े डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम देखते तो है कि इन सोर्सेस की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी यहां ली जा रही है, इन सोर्सेस के बारे में कुछ स्पेशल बातें कही जा रही है। उन स्पेशल पॉइंट्स को यदि हम देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट सोर्स को समझना, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उनमें इसका जिक्र होने वाला, बार बार होने वाला, बहुत सारी चीजें अपने को एक्सप्लेन होनी है। तो इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो इंटरफेरेंस को हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी करेंगे, आर्टिफिशियली अपने पास प्रूफ है वो। तो चलो हम ये दो सोर्सेज S1 और S2 लिया, यहाँ S2 से जो लाइट निकल रहा है उस लाइट का एम्पलीट्यूड A2 मान लेते हैं, और ये क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स हो गया। तो ये P पर पहुंचा है, P फिर अपने पास में क्या करेगा, SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करेगा। अब इस S1 और S2 की देखो क्या खास बात हमने ली है। देखिए सबसे पहले ये, इसको आप क्या कहते हैं, जो भी साइन और कोस के आगे लिखा हुआ था, क्योंकि ये वेव की इक्वेशन होती है, इसको कहा जाता है बच्चों फेज। ये फेज होता है, इसको फेज कहा जाता है। तो ये फेज अपने पास में, यानी आप ये कह सकते हैं एक सोर्स को तो मैंने पकड़ रखा और एक सोर्स को हमारी मैडम ने पकड़ रखा, तो दो सोर्सेस को पकड़ रखा, वहां से लाइट जा रहा है, P तक पहुंच रहा है, एक कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन इन दोनों की सोर्सेस से निकलने वाली लाइट की कुछ खास बात है कि ओमेगा देखे आप क्या लिए हो, सेम लिए हो। ओमेगा जो है वो क्या है अपने पास में, सेम है, या ओमेगा सेम है। और ओमेगा को कहा जाता है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल क्या होता है, 2 पाई FB होता है। तो यह FB क्या है बच्चों, सेम है, यह FB क्या अपने पास में सेम है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों सोर्सेस से निकलने वाली लाइट की कुछ खास बातें अपने को पता चल रही है। मैंने कहा कि इंटरफेरेंस में सोर्सेस कोहेरेंट लेंगे, तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मैथमेटिकल मीन से निकल कर भी आ जाएगा और हमारे इंटरफेरेंस का डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगा उससे। अब देखिए F सेम है। अब K देखे आप, K क्या होता है बच्चों, K होता है वेव कांस्टेंट होता है, कहीं ना कहीं ये वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। तो K इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा या वेवलेंथ होता है। तो यहाँ जो लैम्डा है वो भी क्या है बच्चों, सेम है, वेवलेंथ भी अपने पास क्या है, सेम है। और हमें देख रहे हैं कि यहाँ जो मीडियम लिया जा रहा है वो भी क्या है बच्चों अपने पास सेम है, मीडियम भी सेम है। और मीडियम सेम है तो एक मीडियम में जो स्पीड या जो वेलोसिटी लाइट का होगा, वेव का होगा, वो भी क्या होगा, यहाँ सेम होगा। तो इतनी सारी चीजें जो रखता है सोर्स, वो कोहेरेंट सोर्स होते हैं। जो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मीडियम, स्पीड सब में सेम रहता है, वो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। चलो अभी नॉर्मल इतना ध्यान रखें कि अभी हमने जो सोर्सेस लिए हैं इनसे निकलने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, मीडियम सेम है, सेम मीडियम में अपने पास से ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस, मैंने कहा कि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होते हैं, लेकिन कोहेरेंट को भी डिटेल से समझने के लिए हमें पहले इसकी प्रॉपर्टी को समझना है। अब ये देखो, ये S1 तो है वो P पर जो आया है वो यहाँ x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, और ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आया x2 करके आया है। तो मुझे बताइए इसका इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, y1 इक्वल टू a1 साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस के x1। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये x1 t टाइम पर ही चला है, लेकिन ये x2 कितने टाइम पर चला है, t टाइम पर ही चला है। तो यहाँ y2 क्या आ जाएगा अपने पास में, a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के x2 अपने पास आ गया। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, उसी का डिस्कशन हमें करना है कि इंटरफेरेंस में ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसकी वजह से एक पहले पहुंच पा रहा है और एक बाद में पहुंच पा रहा है। वैसे तो डिस्टेंस ज्यादा है उसका, ठीक है। तो यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से देखते हैं, आफ्टर टी टाइम इन दोनों वेव्स में यहाँ फेज बन रहा है, फेज का डिफरेंस हो रहा है। पहले बच्चों क्या था, फेज सेम था, पहले हम देख रहे थे फेज यहाँ सेम था, लेकिन अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x1 ट्रेवल कर रहा है, यहाँ x2 ट्रेवल कर रहा है, तो यह फेज क्या है अपने पास डिफरेंट हो गया। हमने ये टाइमिंग सेम ले रखा है, ओमेगा ओमेगा हमने सेम ले रखा है, ओमेगा हम सेम लेंगे, डिफरेंट भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इंटरफेरेंस में नहीं लेंगे, क्वेश्चंस में हो सकता है डिफरेंट हो कुछ। तो यहाँ हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो y इक्वल क्या आएगा, y1 प्लस y2 आएगा। सो y इक्वल आपके पास आ गया y1 यानी a1 आ गया साइन ओमेगा टी और ये के x1 आ गया, और ये अपने पास आ गया बच्चों a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 आ गया। अब नेट डिस्प्लेसमेंट जो है, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास इससे फाइंड आउट होगा, लेकिन दोनों का फेज या सेम नहीं है। ये जो वेव्स अपने पास आकर मिल रही है और मिलने की वजह से सुपरपोज होने की वजह से ये जो पार्टिकल जो एसएचएम करेगा, ये पार्टिकल जब एसएचएम करेगा तो हम देखेंगे ये दोनों जो वेव्स है इनके मिड में फेज क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। फेज का एक डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा, और फेज का डिफरेंस यहाँ क्रिएट होने की वजह से इनका पाथ में भी क्या आता है, डिफरेंस आता है, पाथ भी यहाँ डिफर करता है। अब हम बात करें कि सर यहाँ फेज डिफरेंस कितना होगा, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फेज डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो फेज डिफरेंस, फेज का डिफरेंस करना है। अब हम ये देखिए कि इसका फेज कौन सा ज्यादा आपके पास है। तो फेज कौन सा ज्यादा है बच्चों, अब हम देखेंगे ये x1 है, ये x2 और x2 ज्यादा है x1 से। तो ये x2 ज्यादा है, तो मतलब ये ओमेगा टी प्लस के x2 में से आप माइनस कर देंगे ओमेगा टी प्लस के x1 को। ऐसा हम करेंगे तो ये जो फेज डिफरेंस है, मैं मान लेता हूं कि बच्चों फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा फाई है मेरे पास में। सो यहाँ ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होगा और के और क्या आएगा, x2 माइनस x1 आएगा। यानी ये जो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इन दोनों वेव के पाथ के डिफरेंस की वजह से। तो कितना इनके पाथ के डिफरेंस की वजह से यहाँ फेज डिफरेंस हो रहा है। देखो सर आप तो पूरा मैथमेटिकल समझाने लगे, इंटरफेरेंस की तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो बच्चों जब आपको मैथमेटिकल समझ में आने लगेगी, मैथमेटिकल वाली फीलिंग जब आपको समझ में आने लगेगी, तो इंटरफेरेंस में जाना बहुत आसान है। इंटरफेरेंस को भी समझना बहुत आसान है कि इंटरफेरेंस में वास्तव में हो क्या रहा होता है, कौन से फिनोमिना के लाइट को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, वो सारा अच्छे से समझ जाएंगे। पहले आप ही समझे इसको, हम ये क्या क्या फाइंड आउट यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ डेल्टा फाई इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, के, और के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, और x2 माइनस x1 यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों क्या है, डेल्टा। इसको फाई कर देते हो, इसको फाई कर दीजिए आप, ये हमने डेल्टा लिख दिया। जहाँ डेल्टा क्या है, डेल क्या है, x2 माइनस x1 है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको पाथ डिफरेंस हम यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इन दोनों यहाँ पाथ में डिफर होने की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, फेज में डिफरेंस आता है। यानी बहुत सारी जो वेव्स होती है, बहुत सारी वेव्स जो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से किसी मीडियम में आकर मिलती है, और आकर जब वो मिलती है तो बच्चों उनमें फेज का डिफरेंस होता है। क्यों फेज का डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके पाथ में डिफरेंस होता है।
और फेज में डिफरेंस होने की वजह से, पाथ में डिफरेंस होने की वजह से जो पार्टिकल होता है जिसको आप क्या कर रहे हैं, SHM करवा रहे हैं, वो रिजल्टेंट वेव का यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का देख रहे हैं। हम देखते हैं कि ऐसा होने से कुछ पॉइंट्स पर तो लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा आने लगता है, कुछ पॉइंट्स पर तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने लगता है, कुछ पॉइंट्स पर उसका एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी कम होने लगता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कुछ न कुछ फिनोमिना लाइट का हो रहा है। तो बस अभी इतना सा बात आपको समझना है कि दो अलग अलग सोर्सेस से जो हमने लाइट लिया, उस लाइट में यहाँ पाथ डिफरेंस की वजह से फेज का डिफरेंस क्रिएट होने लग गया है। बात यहाँ समझ में आ रहा है? तो ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल में इसको यूज भी लेना है। टाइप्स हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो दोनों में हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस निकाल कर भी आपको बताते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं इसको, हम इसको साइड में लिखेंगे भाई, हम इसको साइड में लिखेंगे भी। यानी पहला हमने क्या पढ़ा है, यहाँ सबसे पहले पढ़ा है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस जो अपने पास आया है वो कितना आया है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, जहां पाथ डिफरेंस क्या था, x2 माइनस x1 था। यहां तक बात समझ में सभी के आ जानी चाहिए। अब हमें ये देख रहे हैं कि पार्टिकल, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड तो हमने A1 लिया है और इस लाइट सोर्स का एम्पलीट्यूड हमने A2 लिया है। अब यहाँ रिजल्टेंट जो जो पार्टिकल P है जो SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड यहाँ कितना होगा। तो नेट एम्पलीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करें? बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम दो मेथड है आप बता देते हैं आपको। फर्स्ट तो आप क्या करें, जैसे ये आपके पास दिया हुआ है, एक ऐसा इक्वेशन आप तैयार कीजिए जो वेव का हो। इन दोनों से एक ऐसा इक्वेशन तैयार कीजिए जो वेव का हो, उसको आप सोल्व आउट कीजिए। और उससे भी एक छोटा मेथड होता है, उससे एक छोटा मेथड क्या होता है कि वो जो ये A1 है और ये A2 अपने पास है, और दोनों के अंदर क्या है, फेज का डिफरेंस है। जैसे मान लेते हैं कि ये A1 है आपके पास में और ये A2 अपने पास है। सपोज कर लीजिए कि ये A1 है, ठीक है, और ये A2 है। ये क्या है बच्चों, A2 मेरे पास है, एक A1 है और एक A2 है। इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। A1 A2 फेज डिफरेंस 5 का है। तो यहाँ पैरेललोग्राम मेथड का यूज करें यदि हमें यहाँ क्या चाहिए, या हमें चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए तो हम यहाँ AR मान लेते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और हम ये देखेंगे पैरेललोग्राम मेथड का यदि हम यूज करेंगे तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड आएगा, जो एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट, वो क्या आने वाला है, AR का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2 और क्या आ जाएगा, cos 5 अपने पास आ जाएगा। बताओ बात यहां तक समझ में आ रहा है अपने पास में? यहां तक क्लियर है? मैं दोनों मेथड से समझाऊंगा। अभी हमने देखा कि A1 और A2 में फेज का डिफरेंस है, तो A1 और A2 में जो फेज का जो एंगल का डिफरेंस है वो 5, दोनों के बीच में एंगल हमने 5 ले लिया। अब जब 5 लिया तो हम पैरेललोग्राम मेथड से देखे, हमने मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो AR आपके पास है, जो रिजल्टेंट है वो AR अपने पास है। तो यहाँ हम मेथड का यदि यूज करते हैं पैरेललोग्राम मेथड का, तो क्या होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, रिजल्टेंट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos 5 अपने पास आ सकता है। 5 दोनों के मिड का एंगल है, फेज डिफरेंस यहाँ पर है। बताओ बात यहाँ तक क्लियर है अपने पास में? अब मान लो कि मुझे रिजल्टेंट का, अभी हम दूसरे मेथड से भी डिस्कशन करेंगे, मुझे यहाँ पर देखना है क्या रिजल्टेंट जो है, जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल यहाँ से बना रहा है, चाहे वो A1 से हो चाहे A2 से। मैं मान लेता हूँ कि A1 से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यानी जो रिजल्टेंट आपके पास पार्टिकल है, क्योंकि तो A1 और A2 का है,
लेकिन जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल A1 से या A2 से आपके पास में फेज डिफरेंस क्रिएट करा, तो उसको भी देख लीजिए। तो याद कर लीजिए पैरेललोग्राम मेथड में हम tan निकालते हैं, tan थीटा आप निकाल लीजिए। और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता क्या है, पढ़ रखा होगा आप, वहां पढ़ते थे tan थीटा इक्वल्स टू, बताइए Q साइन थीटा P प्लस Q कोस थीटा, और यहाँ Q की जगह क्या आ जाएगा A2 साइन थीटा, थीटा यानी क्या है फेज डिफरेंस फाई है आपके पास में। इसी तरीके से P का वैल्यू यहाँ कितना है A1 है प्लस A2 कोस फाई, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स A2 साइन फाई, और ये आ जाएगा A1 प्लस A2 कोस फाई। ये आपके पास में खास एंगल है, ये A1 से आपके पास में जो रिजल्टेंट है उसका फेज डिफरेंस है, फेज है। बताओ यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करें, अभी हमें और भी बात चाहिए। अब हमें यह इंटेंसिटी भी निकालना है, हमें यहाँ इंटेंसिटी भी चाहिए। और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई f स्क्वायर v स्क्वायर और a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास इंटेंसिटी का होता है भैया। अब हम देखेंगे जो सोर्सेस हम ले रहे हैं, ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ भाई, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, मैं ओनली ये फॉर्मूला रखता हूँ। अभी मैं दूसरे मेथड से भी आप प्रूव करके बताऊंगा। दो टाइप जो अपने पास होते हैं इंटरफेरेंस का, हम उसको भी बताएंगे, वहाँ हम इंटरफेरेंस का थ्योरेटिकल लैंग्वेज भी आपको बताने वाले हैं। ये अपने पास में इंटेंसिटी हमें चाहिए, रिजल्टेंट का इंटेंसिटी हमें चाहिए। तो इंटेंसिटी क्या होता है, आई ले लेते हैं, आई इक्वल्स टू 2 पाई एफ स्क्वायर वी स्क्वायर, रो भी होता है, डेंसिटी भी होता है, एंड ये आ गया आपके पास में ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास होता है। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, 11th क्लास में आता है। यहाँ यदि हम इंटेंसिटी निकाले तो देखिए सबसे पहले देखिए जो सोर्स हमने लिए है उसका एफ सेम है, वेलोसिटी सेम है क्योंकि मीडियम सेम है, रो डेंसिटी भी सेम है, डेंसिटी इसलिए सेम है क्योंकि मीडियम सेम है। तो हमें देखेंगे सारा का सारा वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है, बट एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट है दोनों का। और तो ये सारा का सारा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को मैं k मान लेता हूं। इस कांस्टेंट को हमने k ले लिया है भाई। अब इस कांस्टेंट को आप k लेंगे तो i क्या आएगा, कांस्टेंट और a का स्क्वायर आना है, कांस्टेंट और a का स्क्वायर आना है। और यदि इसको ऐसा लिखना चाहे a इक्वल तो रूट आई अपॉन के भी हो सकता है a, ठीक है, ये इधर गया और रूट में a भी आ सकता है। यानी यदि हमें एम्पलीट्यूड का फॉर्म हमें पता है, एम्पलीट्यूड पता है, तो हम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो पढ़ा है वो क्या था, a स्क्वायर इक्वल a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 और क्या आया था, कोस फाई आया था। और फाई का वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों, ये रहा फाई का वैल्यू, आप निकाल सकते हो इस मेथड से। तो यहाँ a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, तो a स्क्वायर को क्या लिखूंगा बच्चों, i अपॉन k लिखा जाएगा, रिजल्टेंट है ना। a1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यदि a1 है तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, i 1 है तो 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट क्या आएगा, k, कांस्टेंट उससे है। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, i2 y k आ जाएगा। ये क्या आएगा देखो 2a1, और a1 यानी रूट, ये i1 अपॉन k, ये क्या आएगा रूट i2 y k, और ये आ गया बच्चों कोस 5। बात सभी के दिमाग में है, क्लियर है। तो इंटेंसिटी क्या आना है, i y k, और ये i1 अपॉन k, ये i2 y k प्लस 2। देखो k और k हम बात करें, k स्क्वायर बाहर ले लेंगे, और ये क्या रहेगा रूट i1 i2 कोस 5। देखिए कैसे k कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट है इंटेंसिटी क्या आएगा, i1 प्लस i2 2 रूट i1 i2 कोस 5। तो इस तरीके से हम इंटरफेरेंस में जो पार्टिकल है उसका रिजल्ट मतलब इंटेंसिटी भी
फाइंड आउट कर लेंगे। अब सेकंड मेथड से भी एक बार सीख लेते हैं। तो देखिए वो जो सेकंड मेथड से भी हम इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल में हो सकता है यही मेथड सिखाया जाए, तो दोनों मेथड्स हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से रिजल्टेंट अपने पास आएगा। फिर देखते हैं कि इंटरफेरेंस अपने पास में कितने टाइप रखता है। तो यहाँ हमने जो इक्वेशन पढ़ा y इक्वल्स टू क्या आया था, y1 नहीं a1 है, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ये क्या आया था अपने पास में a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 आया था। ये फॉर्मूला अपने पास आया था। इसको ऐसे लिखा जा सकता है a1, देखिए ये साइन a प्लस b आ रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, साइन ओमेगा टी कोस के x1 प्लस कोस ओमेगा टी साइन के x1 आएगा। इसी तरीके से ये क्या आएगा बच्चों, a2 साइन ओमेगा टी कोस के x2 आएगा, कोस ओमेगा टी साइन के x2, यानी हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ यूज ले लिया है। अब यहाँ और सोल्व करें तो y इक्वल क्या आ रहा है, a1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर a2 मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम सेम लिख लेते हैं। देखो कौन कौन सी फॉर्म सेम दिखाई दे रही है, a1 साइन ओमेगा टी कोस के x1 या a2 साइन ओमेगा टी के x2 दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ कोस ओमेगा टी मतलब ये दो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। इसको कैसे लिखा जा रहा है, देखिए a1 साइन, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस के x1, ये a1 कोस ओमेगा टी साइन के x2 प्लस a2 साइन ओमेगा टी कोस के x2 प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन के x2, ठीक है। अब यहाँ इस वाले पोर्शन में आप देखिए, इस वाले पोर्शन में कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, और क्या रहेगा, a1 कोस के x1 रहेगा। इस वाले पोर्शन में आप देखिए, इस वाले पोर्शन में एक मिनट, यहाँ क्या रहा, यहाँ रहा है साइन ओमेगा टी कॉमन आया, तो यह रहा a1 कोस के x1, और उधर क्या ले रहा, ये तो लिखा ही नहीं हमने। देखिए यहाँ इस वाले में, फर्स्ट वाले में, और ये सेकंड वाले ले लीजिए, इसमें कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा टी कॉमन, तो इसमें रहा a1 कोस के x1। इसमें क्या रहेगा बच्चों, इसमें रहेगा a2 कोस के x2 टी, ठीक है, कोस के x2 नहीं, सॉरी टी नहीं, ठीक है, ये आपके पास रहा। यहाँ क्या रहेगा, कोस ओमेगा टी को कॉमन ले लीजिए आप, और इधर क्या रहेगा, a1 साइन के x2 रहेगा, इधर क्या रहेगा, a2 साइन, ठीक है, ये a2 साइन, ये 1 है भाई, तो ये रहा साइन के x2 रहा, ठीक है, ये 1 है। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो देखिए ये वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को आप कुछ मान लीजिए, और ऐसा मान लीजिए ताकि आपके पास अगेन फॉर्मूला बन जाए किसका, साइन a प्लस बी या a माइनस बी का। तो मैं इसको मान लेता हूं a1 कोस के x1, a2 कोस के x2। तो देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। हमने जो पहले मेथड बताया वो बहुत इजी हो जाएगा। देखो साइन आ रहा तो कोस नहीं आ रहा, तो आप इसको मान लीजिए a कोस थीटा है, इक्वेशन फर्स्ट। ये साइन वाला फॉर्म जो है a1 साइन के x1, a2 साइन के x2 को मान लीजिए बच्चों a साइन थीटा है, कोस आ रहा साइन नहीं आ रहा। अब दोनों में जब आप वैल्यू रखेंगे तो दोनों में a तो कॉमन आ जाएगा, a को तो आप कॉमन ले लीजिए, और क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस प्लस कॉमन आ गया तो, और ये क्या आएगा आपके पास, कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा a और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये थीटा कितना है हम उसको भी फाइंड आउट करना चाहेंगे, हम उसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा को फाइंड आउट करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसका एम्पलीट्यूड यहाँ देख लेते हैं बच्चों। थीटा तो नॉर्मली हमने बता ही दिया था, थीटा इक्वल tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला आया था, लेकिन अब देखते हैं कि एम्पलीट्यूड आएगा कितना।
अभी जो हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, एज इट इज वही अपने पास आने वाला है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का जरूर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना है। कंडीशंस यहाँ साइन ए प्लस बी की ही बनानी है। तो आप देखिए, एक में कोस एक में साइन आ रहा, कोस और साइन वाले को कोस और साइन की फॉर्म में हमने मान लिया कुछ, ठीक है। मैं आपको पहले भी कह रहा था बड़ा हिस्सा कैलकुलेशन आएगा, कुछ मानना पड़ेगा साइन और कोस। तो चलो और इसको सोल्व करते हैं। अब क्या करें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए बच्चों अपने को, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करें, सेकंड का स्क्वायर करें, दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट का स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। यह देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जाएगा a1 स्क्वायर कोस स्क्वायर के x1, a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर के x2 प्लस यह आएगा वो जो 2, देखिए 2a1 a2 कोस के x1 कोस के x2 कोस के x2 आ गया। इसको देखिए, ये आएगा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर के x1, ठीक है, एक तो 1 आ गया, ये 1 कर दो चलो पहले वाला, और ये आ गया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर के x2 आ गया प्लस 2a1 a2 साइन के x1 और साइन के x2 आ गया। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा, देखो यहाँ इस वाले पोर्शन में आप देखिए, इस वाले पोर्शन में a1 स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर के x1 साइन स्क्वायर के x1 1 आ गया। इस वाले में a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी वही रहा, तो यह आ गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों 2a1 a2 कॉमन बाहर ले लीजिए, 2a1 a2 कॉमन आ गया। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, कोस के x1 कोस के x2 साइन के x1 साइन के x2। तो एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ किसका फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है बच्चों कोस a माइनस बी का। तो कोस a माइनस बी, ए कौन है बच्चों, यहाँ के x1 है, और बी कौन है, यहाँ के x2 अपने पास है, ये के x2 आ गया। और याद करें के x1 के x2 किसके इक्वल था, फाई के इक्वल था, फेज डिफरेंस के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कोस के x2 माइनस x1, और के x2 माइनस x1 क्या था, फाई था। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन a1 एंड a2। तो देखिए वही फॉर्मूला आ गया जो हमने वहां पैरेललोग्राम मेथड से समझाया था। अब इससे भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मैथमेटिक एनालिसिस इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये तो एम्पलीट्यूड आ चुका है। अब अपने को इंटेंसिटी चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कर सकते हो, तो वही क्वेश्चन आ गया, एज इट इज वही मेथड यूज लेना है। आपको थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा अपन कोस थीटा, यानी इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या है, इंटेंसिटी वगैरह, थीटा रिजल्टेंट के साथ में जो भी अपने पास पेज है वो इजीली में फाइंड हो जाएगा। लेकिन हम बात करें कि सर यह इंटरफेरेंस का क्या मीन निकल कर आया, इन सभी बातों से इंटरफेरेंस का क्या मीन निकल कर आया, तो हम देख रहे हाँ, यहाँ हमने कोहेरेंट सोर्सेज की बात की थी। यानी कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। एक ऐसे सोर्सेस होते हैं जो फेज में सेम होते हैं, या आप ये कह सकते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है लाइट का, उनसे निकलने वाले लाइट का, उनका जो वेवलेंथ होता है वो सेम होता है। और यदि ऐसा होता है तो बच्चों उनका वेव फ्रंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सोर्सेस जो होते हैं वो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। और कोहेरेंट सोर्सेस जब भी आप लेते हैं, यानी हम ये देख रहे हैं कि एक ही लाइट सोर्स से हम एक ही मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव को जब किसी पार्टिकल पर यानी किसी पॉइंट पर आप सुपरपोज करवाते हैं, तो पॉइंट पर सुपरपोज करवाने से क्या होता है कि बच्चों कुछ पॉइंट पर तो लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा आने लगता है, कुछ पॉइंट पर लाइट का इंटेंसिटी कम आने लगता है।
यानी जो रिजल्टेंट बना, जैसे मान लो कि यहाँ दो वेव अपने पास आई थी, दोनों वेव के आने से क्या हुआ, दो वेव आई तो पता चला कि ये इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, ठीक है। मान लो कि एसएचएम करा, इस तरीके से एसएचएम करा, ये पॉइंट या यहाँ से एसएचएम करा, मान लो इस पर यहाँ दो कंडीशन इधर ले लेते, पता चला कि एक कंडीशन पर तो लाइट का इंटेंसिटी नहीं है, कम है, 0 है, और एक पर मैक्सिमम आ रहा है। एक ही वेव से, मतलब एक ही सोर्स से लाइट आ रहा है, एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है, एक ही स्पीड से लाइट आ रहा है, लेकिन जैसे वो एक पॉइंट पर सुपरपोज होती है, मिलती है, इंटरफेरेंस यानी मिलती है, तो पता चला कि मिलने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आया, जो रिजल्टेंट पार्टिकल एसएचएम करने लगा, उसका इंटेंसिटी कुछ पॉइंट पर, यानी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सभी पॉइंट्स पर सेम नहीं आया। इसी फिनोमेना को उन्होंने क्या कहा, इंटरफेरेंस कहा। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वेव्स आ रही थी, उन वेव में क्या था बच्चों, उन वेव में पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफर करता है, और उस पाथ डिफर की वजह से वहां पर फेज में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, और फेज में डिफरेंस की वजह से इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाती है। इसलिए इंटरफेरेंस को भी हम दो टाइप्स में बांटते हैं। तो यहाँ दो टाइप इसलिए बांटते हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है वो अलग टाइप का इंटरफेरेंस होगा, जहाँ इंटेंसिटी कम आ रहा है वो अलग टाइप का इंटरफेरेंस होगा। तो दो टाइप का है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव, फर्स्ट कौन सा है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव है, और यहाँ सेकंड कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव होता है। और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कब होता है, यहाँ फिक्स है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यहाँ कब होता है, फिक्स होता है। हमें यह पता चल चुका है कि कब हम फेज डिफरेंस कितना ले, पाथ डिफरेंस कितना हो तो फेज डिफरेंस कितना हो, तब आपके पास में किस तरीके से वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी आ सकता है। मतलब हमें फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में पता होते हैं। यदि हम कंस्ट्रक्टिव में फाई कितना ले, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, कितना ले, 0 पाई नहीं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 2n पाई, जहां n का वैल्यू कितना है, 0 1 2 3, देखिए n 0 रखे 0 आ गया, 1 रखे 2 पाई, 2 रखे 4 पाई। यानी यदि अपने पास में फेज डिफरेंस कितना हो, फेज डिफरेंस 0 हो या पाई का इवन मल्टीपल नंबर हो, तब हम ये देखेंगे कि हमारे पास में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा और इंटेंसिटी भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। यदि फाई अपने पास कितना हो बच्चों, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, जिसको लिखा जा रहा है 2n+1 n पाई, n का वैल्यू है कितना होगा, 0 1 2 3, इस तरीके से 0 रखिए आप तो 1 पाई, 1 रखेंगे तो 3 पाई। यानी यदि फाई अपने पास में पाई का इवन मल्टीपल नंबर हो जाता है तो उस कंडीशन पे ए जो आता है बच्चों वो मिनिमम आता है, और आई भी क्या आता है अपने पास में, मिनिमम आता है। जो मैं फॉर्मूले इनमें से बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में, आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ऐसा जिसमें फेज डिफरेंस कितना हो, 0, पाई का कितना, कैसा नंबर, इवन मल्टीपल नंबर, यहाँ पाई का ओनली ओड नंबर हो, 0 नहीं होता उसमें भाई। तो यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम हो जाएगा, आई भी मिनिमम हो जाएगा। चलो फॉर्मूला प्रूफ करके देखते हैं कि वास्तव में प्रूफ करने पर मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलो एम्पलीट्यूड का बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कोस क्या 0 ले लेते हैं, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। यदि 1 होता है तो a क्या आएगा बच्चों, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2। तो एक फॉर्मूला बना आपके पास में, क्या बना फॉर्मूला, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बना। तो a क्या आया, a1 प्लस a2 आया। अब चलो इसमें फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। a क्या आएगा बच्चों, यहाँ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कोस 5, और 5 यहाँ वैल्यू रख देता हूँ पाई, ठीक है। पाई का वैल्यू -1 होता है,
तो a इक्वल क्या आएगा, ये रूट भी लगाना है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, ठीक है। सोल्व जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, सोल्व कर लेंगे, रूट है a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस 1, यदि a1 बड़ा है किससे, a2 से, तो वैसा आ गया। अब देखिए ये तो प्लस हो रहा है और वो माइनस हो रहा है, यदि प्लस हो रहा है तो वैल्यू a का ज्यादा रहेगा, माइनस हो रहा है तो वैल्यू a का कम है, और a क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ देखिए हम मैक्सिमम आ रहा है और यहाँ कैसा आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। और हम ये देखें यदि बच्चों हम a1 और a2 को इक्वल ले ले तो a क्या आ जाएगा, 2a1 डबल हो जाएगा जस्ट। यदि इनिशियली जो सोर्सेज से जो लाइट आ रहा था उनका एम्पलीट्यूड भी यदि हम सेम ले ले तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे यदि हम सेम ले ले तो यहाँ हम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ 0 आ जाएगा, यानी मिनिमम हो चुका है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव में हमने क्या देखा कि वास्तव में हमने ये देखा कि यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, वहाँ मिनिमम आ रहा है। अब इंटेंसिटी को हम देखते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी को हम देखते हैं, फिर इंटेंसिटी के बाद में हम देखेंगे कि इनमें पाथ डिफरेंस कितने का रहेगा। इंटेंसिटी देखते हैं, देखो इंटेंसिटी क्या पढ़ा हमने बच्चों, फॉर्मूला रूट, पहले चलो लिख देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक है। और ये था कोस ब्रेक, ये रूट के बाहर है बच्चों 0 डिग्री। ये क्या रहेगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 और कोस पाई। अब कोस 0 तो ये तो 1 हो गया, इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं एक फॉर्मूला बनाने के लिए, रूट I1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, लिख सकते हैं, ये 1 है। ये क्या आएगा, रूट I2 का स्क्वायर, ये प्लस 2 रूट I1 I2, सेम पोर्शन आप वहां कर दीजिए तो I क्या आ जाएगा, रूट I1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आएगा, रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 और, तो ये तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस आ रहा है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, कितनी आएगी, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। I मिनिमम क्या आएगा बच्चों, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, कर सकते हैं। अब मैक्सिमम 4 टाइम हो जाएगा यदि I1 इक्वल I2 रहेगा और वो आपके पास 0 हो जाएगा। एक खास बात है बच्चों इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस में खास बात है कि जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मैं बात करूं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, मैं आपको बताऊं, ये ग्राफ आपके पास में, ठीक है, ये ग्राफ अपने पास है और ये चलो ओरिजिनल हम ले लेते हैं। यहाँ ये ग्राफ इस तरीके से मैंने बनाया, मान लो ये ग्राफ हमने बनाया वेव का, और सपोज करें यह इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रहा है और मैक्सिमम मैं मानता हूं रूट I1 प्लस रूट I2 आ रहा है, तो यह I मैक्सिमम भी आपके पास जो भी आ रहा है, तो हम देखेंगे कि सभी पॉइंट्स पर जो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है वो सेम आती है। यह सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी अपने पास सेम आती है। एक जैसे मान लो मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, उस ग्राफ को भी आज समझना, देखिए आप इस ग्राफ को भी समझे। यह मान लो ये ओरिजिन है, फर्स्ट इंटेंसिटी, फिर यह कम हो गई, फिर इंटेंसिटी में कम हो गई, फिर कम हो गई। ऐसा ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूं, मैं इंटरफेरेंस में ऐसा ग्राफ बना रहा हूं। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो मैक्सिमम आती है सभी पॉइंट्स पर सेम आती है। ये ग्राफ बच्चों हम डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का पढ़ेंगे, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें जो अपने पास में पाथ डिफरेंस 0 पर जो इंटेंसिटी आता है वो मैक्सिमम आता है, बाद में धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होता जाता है। लेकिन इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होता है वो कभी भी लाइट का कम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों क्योंकि हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे कि हम स्लिट्स बनाएंगे, ब्राइट भी होगी डार्क भी होगी, जितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा
वो ब्राइटेड फ्रिंजेस जो होगा सभी सेम इंटेंसिटी का बनता है, लेकिन डिफ्रेक्शन में नहीं होता है ऐसा। डिफ्रेक्शन में फर्स्ट वाला जो ओरिजिन पर बनता है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होने लग जाता है। सर ये बात हमें समझ में नहीं आई कि कैसे इंटेंसिटी कम और ज़्यादा होती है, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और ग्राफ वापस से वहाँ बनाएंगे भी। चलो 2 पॉइंट समझ में। अब थर्ड पॉइंट हम इसमें देखते हैं। हम इसमें पाथ डिफरेंस निकालते हैं बच्चों कि जो कंस्ट्रक्टिव होता है उसमें पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस कितना बनेगा। तो पाथ डिफरेंस हम यहाँ देखते हैं। देखिए पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, ये होता है के, और क्या होता है बच्चों डेल्टा, और के का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा, और ये आ गया डेल्टा। तो आपको तो पाथ डिफरेंस ही डेल्टा यानी x2 माइनस x1 चाहिए, तो ये इधर चला गया और ये 2 पाई आ गया इंटू 5 आ गया। अब देखिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा 2 पाई और 5 कितना है 2n पाई ले लीजिए, 2n पाई। यहाँ देखिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता हो, लेमडा अपॉन 2 पाई, 2n पाई था यहाँ, लेकिन यहाँ कितना है 2n प्लस 1n पाई है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ 2 पाई से 2 पाई, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस बच्चों n लेमडा आता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है 2n प्लस 1 n लेमडा बाई 2। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के पाथ डिफरेंस, आगे बहुत जगह यूज आएगी ये बात, और बहुत जगह न्यूमेरिकल भी सोल्व कराएगी, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इस पोर्शन से आता भी है। अब यदि मान लो n का वैल्यू 0 हो तो आप 0 आ गया, 1 और लेमडा आ गया, 2 लेमडा आ गया, 3 लेमडा आ गया, 5 लेमडा, तो जो पाथ डिफरेंस आता है वो लेमडा के मल्टीपल में आता है इसमें। तो इसमें हम बात करें, इसमें आप 0 रखिए वैल्यू बच्चों, यह 0 तो ये पोर्शन सारा 1 हो गया, 0 प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 आ गया, 1 रखेंगे तो 3 इंटू लेमडा बाई 2 आ जाएगा, 5 इंटू लेमडा बाई 2 आ जाएगा, 7 इंटू लेमडा बाई 2 आ जाएगा। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस आता है, इसमें जो पाथ डिफरेंस आता है वो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का कैसा ओड मल्टीपल नंबर में आता है। बातें यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा आता है इसमें, क्वेश्चन जो आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन अलग से बताऊंगा, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। जैसे आपसे ये कह दिया जाए, आपसे ये कह दिया जाए इफ रेशो दे दूं बच्चों A1 और A2 का रेशो दे दिया मैंने 3/2। अब आपसे फाइंड करवा रहे, हम फाइंड करवा रहे, फर्स्ट तो क्या करवा रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड करवा रहे हैं आपसे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दोनों ही फाइंड करवा लेते हैं, ठीक है। सेकंड हम यहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड भी, ठीक है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड के साथ उसका मिनिमम इंटेंसिटी भी फाइंड आउट आपको करना है। तो A जो मैक्सिमम होता है, यदि हम फर्स्ट सोल्व करें तो A मैक्सिमम क्या होगा बच्चों, A1 प्लस A2 होगा, यानी 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा। इंटेंसिटी यदि मैक्सिमम चाहिए तो इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगा, A मैक्सिमम का स्क्वायर हो जाएगा, कर सकते हैं ना, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये 25 आ गया। मिनिमम चाहिए, आपसे कई बार रेशियो भी पूछ लेता है, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो बताइए, मैं तो आप वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ A मिनिमम कितना आएगा बच्चों, या मिनिमम आएगा A1 माइनस A2, तो कितना आ गया 3 माइनस 2 1 आ गया। तो मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ कितनी आएगी, A मिनिमम का स्क्वायर आएगा, यानी 1 आ गया। तो आपसे जो मैक्सिमम है और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो भी आपसे पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। ये तो एक नॉर्मल सा साधारण सा क्वेश्चन हमने करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन हम और भी करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और पहले इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।